हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 48 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 48 को। आज की हमारी वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर नाजीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हिटलर का उदय हुआ, कैसे हिटलर एक सिपाही से चांसलर बना और कैसे हिटलर की विचारधारा, जिसको हम नाजीवाद के नाम से भी जानते हैं या उसको हम नात्सीवाद के नाम से भी जानते हैं, कि उसके कारण जर्मनी में तांडव होता है, उसके कारण दूसरा विश्व युद्ध होता है और उसके कारण काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। आज की इस वर्कशीट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नाजी विचारधारा है उसको कैसे पॉपुलर किया गया, लोगों के सामने कैसे रखा गया। दूसरी जो बात हम आज करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन रहा। क्या उस वक्त जर्मनी में जो लोग थे वो हिटलर के साथ थे, या यहूदियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उनमें वो हिटलर के साथ थे या उसके खिलाफ थे। तीसरी चीज़ हम समझेंगे होलोकॉस्ट के बारे में। हिंदी में होलोकॉस्ट को बोलते हैं महाध्वंस। ये महाध्वंस क्या था, कैसे हुआ, ये सब कुछ आज की वर्कशीट में हम समझेंगे। तो ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 48 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 48 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं नाजीवाद और हिटलर का उदय। आज की दिनांक है 24 अक्टूबर 2020। नाजी विश्व दृष्टिकोण का आधार, कि नाजी जिसको आप हिंदी में नाजी बोल सकते हो और अंग्रेजी में भी इसको नाजी बोलेंगे, तो नाजी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार कैसे किया। उससे पहले जानना जरूरी है कि नाजीवाद क्या था। जो जर्मन पार्टी नाजी पार्टी थी उसकी विचारधारा को, या यूं कहिए कि हिटलर की जो विचारधारा थी, जो उसकी सोच थी, उसको हम नाजी विचारधारा कहते हैं। अब इस सोच की शुरुआत कहाँ से होती है? कि सोच की शुरुआत एक वाक्य से होती है कि दुनिया में सभी लोग एक बराबर नहीं है। ये नाजी विचारधारा का आधार है कि सभी लोग एक बराबर नहीं है, कुछ लोग शक्तिशाली और कुछ लोग बेहद कमज़ोर हैं। वो मानते थे कि जर्मन आर्यंस है वो सबसे ऊपर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो यहूदी हैं वो सबसे नीचे हैं, बॉटम पे हैं। और उनका ये भी मानना था कि यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे फिट रहेगा, जो सबसे ताकतवर रहेगा, वही केवल जिंदा रहेगा, बाकी सब खत्म होने वाले हैं। तो इसी विचारधारा के तहत उन्होंने आगे अपनी नीति को बढ़ाया। उन्होंने खुद की शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, दूसरे देशों पर हमले किए, यहूदियों को तंग किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया। तो ये थी नाजी विचारधारा, जिसमें उनकी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए विचारधारा थोड़ी अलग थी, जो पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि नाजी विचारधारा थी उसको लोगों के सामने कैसे रखा गया। यहाँ पर जैसे बात तो की गई कि विश्व दृष्टिकोण का प्रचार, लेकिन विश्व के सामने, वर्ल्ड के सामने तो ये विचारधारा आई नहीं। कब आई? जब जर्मनी की द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार हो चुकी थी। उससे पहले किसी को कानोकार खबर भी नहीं हुई कि जर्मनी में क्या हो रहा है। तो ऐसा क्या किया गया, कैसे लोगों के सामने रखा गया, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। नाजी शासन ने सबसे पहले जो सबसे अच्छी चीज़ उनकी थी, जिसको हम अच्छा जरूर मान सकते, वो थी कि उनकी प्रचार की कला। उन्होंने मीडिया का बड़ा होशियारी से इस्तेमाल किया। मीडिया में हम टीवी शामिल करेंगे, रेडियो शामिल करेंगे, समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने अपने तौर तरीके जो थे, यानी जो भी अपनी विचारधारा थी, उसके लिए नए शब्दों का प्रयोग किया। पहला थी कि मीडिया में खूब प्रचार किया गया। जब कोई 100 बार झूठ बोलता है तो वो भी हमें सच लगने लगता है। तो उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, पहला अपने दृष्टिकोण, अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए। दूसरी जो विशेषता थी कि उन्होंने नए शब्द, यानी कि भ्रामक शब्द है, वो लेकर के आए। नए शब्द, जैसे उन्होंने हत्या या मौत जैसे शब्द है वो कहीं पर भी प्रयोग में नहीं लाई। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि हम यहूदियों को मारने वाले हैं, यहूदियों की हत्या की जाएगी, यहूदियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। कभी भी ना उनके समाचार पत्र में थे, ना ही उनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनमें कहीं पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने नए शब्द लेकर के आए, जैसे विशेष व्यवहार, जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट कहा जा सकता है, जैसे फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम समाधान। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब था यहूदियों को मारना।
इसी तरीके से यूथनेजिया शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका अर्थ विकलांगों के लिए था, यानी कि विकलांगों को मारने के लिए। चैन, संक्रमण मुक्ति, संक्रमण मुक्ति का भी अर्थ था कि देश को अवांछनीय लोगों से साफ किया जाएगा। तो ये शब्दों का प्रयोग किया गया ताकि पूरे विश्व को इसके बारे में कानो कान खबर ना हो पाए। तो पहली थी कि मीडिया का बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसमें उन्होंने खूब अपनी नीतियों का प्रचार किया। दूसरे ये था कि जो कुछ भी कर रहे थे उसके लिए कुछ भ्रामक शब्दों का प्रयोग किया जिसके बारे में और लोग समझ ना सके। उन्होंने इवैक्यूएशन शब्द का भी प्रयोग किया जिसका अर्थ था खाली करना। और यहाँ पर खाली करने का आशय ये नहीं था कि लोगों को वहाँ से खाली किया जा रहा है, इसका आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना, गैस चैम्बर्स। और गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा गया था, यानी कि वहाँ पर संक्रमण मुक्ति एरिया कहा गया था। लेकिन वास्तव में ये किसी बीमारी से, रोग से मुक्ति नहीं थी कि संक्रमण है यहाँ पर और इस एरिया को हम सही करने वाले, बल्कि वहाँ गैस चैम्बर्स जो बने हुए थे वो स्नान घर की तरह, यानी कि बाथरूम की तरह होते थे। उनमें नकली फवारे भी लगे होते थे ताकि अगर कोई बाहर के व्यक्ति को खबर भी पहुँचे तो भी उसे डाउट हो एक बार कि क्या वास्तव में यहाँ कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों को मारा जा रहा है। और इसके लिए नए नए शब्द हैं वो गढ़े गए। तो पहली चीज़ मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने अपनी नीतियों का खूब प्रचार किया कि हम सब कुछ ठीक करने वाले, हम प्रथम विश्व युद्ध का बदला लेने वाले हैं, हम जर्मनी को एक बार फिर से महाशक्ति बनाने वाले हैं। बड़े बड़े वादे किए गए मीडिया के द्वारा। और दूसरा था कि उन्होंने नए शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने हत्या, मौत जैसे शब्दों का नहीं, फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम समाधान, स्पेशल ट्रीटमेंट यानी विशेष व्यवहार, और जैसे कि संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। तो दो विशेषताएं होगी। तीसरा ये था कि उन्होंने अपने विचारों को प्रचार प्रसार के लिए, अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों का, फिल्मों का, रेडियो, पोस्टरों और कैची स्लोगन यानी आकर्षक नारों का, इश्तिहारों का, इनका भी खूब सहारा लिया। इनके द्वारा अपने विचारों को हर जर्मन निवासी तक पहुंचाया गया, दोहराया गया, बार बार रिपीट किया गया कि हम ये करने वाले हैं और हम देश को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, हम देश को सबसे अच्छा बनाने वाले हैं क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमें ऊपर ही रहना है, टॉप पर ही रहना है। साथ ही साथ जो जर्मन विचारधारा के जो विरोधी थे, अब ये तो नेचुरली होगा कि कुछ लोग जो विरोध में होंगे, तो जो पोस्टर थे उसमें जर्मनी के जो दुश्मन थे उनकी खास छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान की तरह दिखाया जाता था। यानी कि जो दुश्मन जो थे उनको इतना ज़्यादा उनका मजाक उड़ाया जाता या उसका अपमान किया जाता था ताकि वो लोगों की निगाह में ना आ सके, ताकि उनकी समर्थक हैं वो पैदा ना हो सके। तो ये भी एक खास तरीका था कि जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, जो उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते, उनका मजाक उड़ाया जाए ताकि लोग उनको नापसंद करने लग जाए। जैसे समाजवादी थे जर्मनी में या उदारवादी थे जो सुधार चाहते जर्मनी में, तो उनको क्या बताया गया, उनको कहा गया कि ये कमज़ोर है, ये पथभ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, और उनको विदेशी एजेंट कहा जाता था। जब भी मुद्दा उठाया जाता था, जब भी कमियां बताई जाती थी, ये कहा जाता था कि ये विदेशी एजेंट है, ये विदेशियों की भाषा बोल रहे हैं। तो ये भी एक तरीका था। तो हमने 4 तरीके अभी तक पढ़े कि पहला, मीडिया का बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया गया अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए। दूसरा ये था कि उन्होंने भ्रामक शब्दों का प्रयोग किया, जैसे विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान इत्यादि, ताकि किसी को उनकी नीतियों के बारे में सही से अंदाजा ना लगे। तीसरा, उन्होंने तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तिहार पर्चों का भी खूब इस्तेमाल किया। चौथा, उन्होंने अपने जो दुश्मन थे, जो नाजी विचारधारा के विरोधी थे, उनके खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको अपमानित किया जाता था, उनको विदेशी एजेंट कह करके भी पुकारा जाता था ताकि कोई भी जो विरोधी है उनके सामने ना खड़ा हो सके। तो ये उनकी विचार की नीति थी। इसके साथ साथ एक और नीति थी कि जो नाजीवाद जो थे, जो नाजी लोग थे, उन्होंने लोगों के दिलो दिमाग पर काफ़ी गहरा असर डाला और वो भावनाओं को समझते थे वहाँ के लोगों की। तो इसलिए उन्होंने उनके जो गुस्से थे, हालांकि वहाँ बेरोजगारी थी, वहाँ पर आर्थिक विकास अभी भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने सारा ध्यान केंद्रित कर दिया था अवांछित लोगों पे। यानी हर भाषण में बात की जाती थी कि जर्मनी के जो हालात है वो इन्हीं अवांछित लोगों के कारण है, अनडिजायरेबल, जिनमें यहूदी, जिप्सी, विकलांग, बीमार, पोलिश, ये लोग शामिल थे।
तो यहाँ पर यानी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित ही नहीं होने दिया, वो मुद्दा कुछ और ही उठाए रखते थे। वो था अनडिजायबल कि कुछ भी गड़बड़ हो रहा है सब यहूदियों के कारण हो रहा है, जिप्सियों के कारण हो रहा है, पोलिश लोगों के कारण हो रहा है, बीमारों के कारण हो रहा है, विकलांगों के कारण हो रहा है। तो ये उनकी प्रचार की नीति थी, यानी उन्होंने अपनी विचारधारा को आगे रखा और जो कुछ भी कमियां थी वो दूसरों के जिम्मे पर डाल दी, दूसरों के ऊपर आरोप लगा दिए। तो यहाँ पर हमने 5 चीज़ें समझी कि कैसे विश्व विचारधारा का प्रचार किया गया। मीडिया का बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया गया। दूसरा, नए शब्दों का, भ्रामक शब्दों का प्रयोग किया गया। तीसरा ये था कि उन्होंने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तेहारों का प्रयोग किया। उसके बाद चौथा था कि जो भी उनके विरोधी होते थे उनका मजाक उड़ाया जाता था, अपमान किया जाता था और उनको विदेशी एजेंट बताया जाता था। और 5वां ये था कि वो मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति करते थे, कि जब भी कुछ गड़बड़ होती तो वो ध्यान केंद्रित करते थे लोगों का, अवांछनीय लोगों के ऊपर, यानी कि सारी समस्याओं के लिए जिम्मेवार उन्हीं अवांछनीय लोग जिनको वो कहते थे उनको ठहराया जाता था। तो ये उनके प्रचार का एक तरीका था। इसे हम आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि प्रचार की एक कला थी उनकी। अब हम बात करेंगे कि जब जर्मनी में इतना कुछ घटित हुआ, बहुत कुछ घटित हुआ था उस वक्त। जो भी घटित हुआ वो अगर आप अभी तक अगर हम इस चैप्टर को समझें तो शायद उतना हम नहीं समझ पाए कि क्या घटित हुआ। 60 लाख लोग मारे गए थे, 60 लाख यहूदी मारे गए थे, कुल 80 लाख लोग मारे गए थे 1941 से लेकर के 1945 के बीच में। 80 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। उनको मार दिया गया था, क्रूरता से मार दिया गया था, उनके घरों को जला दिया गया था, उनके कारखानों को, उनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया गया था। 80 लाख लोग तो मारे गए थे। बहुत सारे लोग थे जो छुप कर रहे थे बंकर में, पूरी ज़िंदगी सड़कों पे नहीं निकल पाए थे। इनसे कहीं ज़्यादा लोग थे जो दूसरे देशों में भाग गए थे जान बचाकर, सब कुछ अपना छोड़ करके। तो ये 80 लाख जो लोग मारे गए थे ये नाजी विचारधारा का ही परिणाम था। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इस नंबर को देख रहे हो, शायद उतना महसूस नहीं कर पा रहे हो कि सिर्फ 80 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन उनको बड़ी क्रूरता के साथ मारा गया था। उन लोगों के बीच में से उठा करके मारा गया था जो जर्मनी के निवासी थे। तो हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो नाजीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, जो नाजी विचारधारा थी, जो जर्मनी में हो रहा था, उस पर आम लोगों का क्या रिएक्शन था। तो उस वक्त जर्मनी में 3 समूह थे, ओके, यानी कि 3 ग्रुप थे। हम आसानी से आपको समझ में आए। पहला कि बहुत सारे लोग थे वो नाजीवाद के जो शब्दों, भ्रामक शब्द थे या प्रचार थे, उसका शिकार हो गए थे। उन्हें लगा हिटलर हमारा मसीहा है, हिटलर सब कुछ करने वाला है, जर्मनी फिर से महाशक्ति बनने वाली है, हिटलर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, यहूदी वास्तव में देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ऐसा कुछ जो नाजीवाद ने, नाची विचारधारा ने बताया वो उन्होंने माना। तो पहला जो समूह था कि बहुत सारे लोग थे जो नाजी विचारधारा के समर्थक बन गए थे, उनके भ्रामक शब्दों और प्रचार के शिकार हो गए थे। ओके, पहला ग्रुप हो गया। दूसरा जो समूह था वो लोग थे दूसरे समूह में जो नाजीवाद का विरोध करते थे। नाजीवाद का उन्होंने जमकर विरोध किया, हालांकि उनको जेल वगैरह में भी डाला गया, लेकिन फिर भी कुछ समूह थे, कुछ लोग थे जिन्होंने इस प्रचार का, इस विचारधारा का, इन नीतियों का विरोध किया। अब तीसरा एक और ग्रुप था जर्मनी में। ज़्यादातर लोग वो लोग थे जो चुप थे, वो लोग थे जो खामोश थे, सब कुछ देख रहे थे लेकिन वो खामोश थे। वो तीसरा समूह था। तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? पहला समूह जो नाजीवाद के समर्थक थे, उनके भ्रामक शब्दों और प्रचार के शिकार हो गए थे। दूसरा समूह था जिन्होंने नाजीवाद की नीतियों का खुलकर विरोध किया। और तीसरा समूह था जो खामोश थे, यानी कि सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ खामोशी से देखते रहे, लेकिन उन्होंने ना तो समर्थन किया ना ही उसका खुलकर विरोध किया। तो ये 3 समूह थे जिनकी अलग अलग प्रतिक्रिया थी। अब हम बात करेंगे हॉलोकॉस्ट की। अंग्रेजी में हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, हिंदी में इसको कहेंगे महाध्वंस। अब जो महाध्वंस क्या है कि जो सामूहिक कत्लेआम हुआ था, कितने लोगों का? 60 लाख यहूदी, 20 लाख के आसपास, जिसमें जिप्सी, पोलिश जो पोलैंड के निवासी हैं, या जो बीमार थे, अपंग थे, वो लोग भी शामिल थे। इनका जो कत्लेआम हुआ था उसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में कहा जाता है महाध्वंस। अब जो महाध्वंस हुआ था, जो कुछ हुआ था, इसकी गवाही उस वक्त किसी ने नहीं दी थी। किसी को भी पता नहीं चला था कि
80 लाख लोगों को मार दिया गया कुछ ही समय में, यातना देख देख कर मार दिया गया। ये सब कुछ सच्चाई तब पता चलती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाता है, जब दूसरे देशों की सेना है जर्मनी में एंट्री करती है, तब पता चलता है। तो जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नरकीय जीवन भोगने वालों के लिखित दस्तावेजों में स्पष्ट देखी जा सकती है। ये घेटो क्या है? घेटो होता एक तरीके से घना बसा एक इलाका होता था जिसमें एक ही जाति या समुदाय के लोग रहते थे, उनको घेटो बोलते हैं। इंग्लिश में घेटोज इसको लिखा जाएगा। यानी जैसे यहूदी लोग थे, जब हिटलर आया तो उन्होंने मजबूर किया कि यहूदी लोग हैं वो शहर के एक ही कोने में रहे, एक ही जगह रहे, तो वहाँ पर एक ही समुदाय के लोग हो गए, तो उसको कहा जाता था घेटो। ओके। और दूसरा था कैंप, जहाँ पर यहूदी लोगों को, पोलिश लोगों को ले जाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था तब तक जब तक कि वो मर ना जाए, उनको यातनाएं दी जाती थी। तो जो इसकी गवाही कि महाध्वंस में क्या हुआ, होलोकॉस्ट में क्या हुआ, कैसे मारा गया, किसी ने जो वहाँ पहुँचा वो तो जीवित ही नहीं रहा। बाद में उनके द्वारा जो लिखे गए दस्तावेज है, किसी ने डायरी लिखी, किसी ने इतिहास लिखा, किसी ने नोटबुक लिखी, किसी ने कहानियाँ लिखी, किसी ने लेख लिखे, किसी ने वृत्त चित्र लिखे, किसी ने बहुत कुछ गीत लिखे, तो वो सब कुछ प्राप्त हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होती है। तो उन लोगों ने जो लिखा उससे पता चलता कि क्या कुछ हुआ। अब इसमें से एक जो अच्छा सा उपन्यास है, नॉवेल है, एनी फ्रैंक की डायरी है, वो एज ए नॉवेल के तौर पर आपके सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब सीबीएसई ने हटा दिया है। अगर आपको पीडीएफ में मिल जाएगी नेट के ऊपर, या फिर आप अपने स्कूल में लाइब्रेरी में पता करोगे तो वहाँ पर एनी फ्रैंक की डायरी है, कभी पढ़ना, आपको तब पता चलेगा क्या कुछ होता था, कैसे उन लोगों को वहाँ रहना पड़ा। और वो एनी फ्रैंक जिसने डायरी लिखी थी वो 2 साल तक छिप के रही थी, लेकिन बच नहीं पाई थी। किसी ने उसकी खबर कर दी और बाद में उसके और उसके परिवार को भी मार दिया, बच गई तो सिर्फ उसकी डायरी। तो ये बहुत सारे लोगों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए, और बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, जो वृत्त चित्र है, गीत, स्मारकों, संग्रहालयों में इसका इतिहास है, होलोकॉस्ट का इतिहास है, उसकी स्मृति आज भी जिंदा है। वो लोग नहीं बच पाए, लेकिन उनके लिखे दस्तावेज बच पाए हैं। वो दस्तावेज बोले हैं कि क्या हुआ था उस वक्त। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो अब भी बची हुई है। कहाँ पर है ये म्यूज़ियम वगैरह में है, वहाँ पर ये रखी हुई है। ये श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया था, जिन्होंने विरोध किया था, जिन्होंने संघर्ष किया था, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने कोशिश की थी उससे बचने की। और ये उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है। किन के लिए? यानी कि ये श्रद्धांजलि तो उन लोगों के लिए जो शिकार हुए थे, लेकिन शर्मनाक है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। क्योंकि जब कोई अपराध होता है और अगर हम खामोश हैं तो इसका मतलब हम भी उतने ही अपराधी हैं जितना कि अपराध करने वाला। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट में हमने समझा कि कैसे नाजीवाद का प्रचार किया गया, कैसे लोगों के मन में नाजीवाद की विचारधारा को भरा गया। दूसरा, वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। और तीसरा, हमने समझा कि होलोकॉस्ट क्या था। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। आज की वर्कशीट में बेहद आसान और बहुत इंटरेस्टिंग 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, जो जनरल हम क्वेश्चन हर वर्कशीट के साथ लेकर के आते हैं, एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट के साथ, जिसका आपको कमेंट करके रिप्लाई देना है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ इटली और जापान होता है। जापान के 2 शहरों पर बम गिराए जाते हैं, जिसके साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म होता है। आपको उन दोनों शहरों के नाम बताने हैं। चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, हिटलर ने नाजी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया, यानी कि कैसे लोगों तक पहुंचाया। हिटलर ने नाजीवाद विचारधारा के प्रचार के लिए मीडिया का सहारा लिया, पहला। दूसरा, नाजीवाद विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए भ्रामक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे विशेष व्यवहार, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम समाधान इत्यादि। तीसरा, नाजीवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए फिल्मों, रेडियो, टीवी, पोस्टरों, आकर्षक नारों इत्यादि का भी सहारा लिया गया। चौथा,
नाजीवाद विचारधारा के विरोधियों को विदेशी एजेंट कहकर मजाक उड़ाया जाता था ताकि लोग उनका समर्थन ना करें। पांचवा, नाजीवाद विचारधारा का समर्थन न करने वालों को देश विरोधी भी बताया जाता था ताकि खुल करके कोई लोग हिटलर के सामने खड़े ना हो सके। तो ये था कि कैसे जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा को लोगों के सामने रखा गया था। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है आज की इस वर्कशीट में कि महाध्वंस का अर्थ नाजियों और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था। महाध्वंस, जिसको हम अंग्रेजी में हॉलोकॉस्ट बोलते हैं, महाध्वंस का अर्थ है यानी लोगों का जो कत्लेआम किया गया था। तो उस कत्लेआम का नाजियों के लिए क्या अर्थ था और यहूदियों के लिए क्या अर्थ था। नाजियों के लिए महाध्वंस का अर्थ था अवांछितों से छुटकारा, जिसको वो फाइनल सॉल्यूशन कहते थे। यहूदियों के लिए महाध्वंस कभी न खत्म होने वाली यातना थी, जिसमें उनका काम धंधा, उनके घर सब बर्बाद हो गए थे। लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 1941 में शुरू हुआ यह नरसंहार 1945 में ख़त्म होता। तब तक 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मारे जा चुके थे। यहूदियों के अलावा वे लोग भी मारे गए जो हिटलर को नापसंद थे। तो ये था कि नाजियों के लिए इसके अलग अर्थ था, जबकि यहूदियों के लिए इसका अर्थ था मौत, यातना। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि नाजीवाद, जिसको आप हिंदी में नात्सीवाद भी लिख सकते हो, के प्रचार को आम लोगों ने कैसे लिया। तो अभी हमने बात की थी कि वहाँ पर 3 समूह थे। अधिकतर जो लोग थे, काफ़ी सारे जो लोग थे, वो नाजी शब्दावली और प्रचार का शिकार हो गए थे, जो भ्रामक प्रचार था। उन्हें विश्वास था कि नाजीवाद ही उनके देश के लिए सबसे बेहतर विकल्प है, यानी कि समर्थक बन गए थे हिटलर के, क्योंकि उन्हें वास्तव में पता नहीं था कि हिटलर क्या करने वाला है। दूसरा जो समूह उन लोगों का था जिन्होंने नाजीवाद का जमकर विरोध किया। तीसरा भी समूह था, ये उन लोगों का समूह था जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे, विरोध करने से डरते थे, हिटलर से डरते थे। तो ये 3 समूह थे और तीनों का अलग अलग रिएक्शन था। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया। चौथा जो प्रश्न है इसका उत्तर थोड़ा सा लेंथी रहेगा, क्योंकि हमें एक अनुच्छेद लिखना है, निबंध लिखना है, लेकिन ये शायद आपके एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपको समझने के लिए कि उस वक्त क्या हुआ होगा, उस वक्त कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे। तो काफ़ी क्रिएटिव है हमारा चौथा जो प्रश्न दिया गया कि कल्पना कीजिए, वास्तव में ही कल्पना कीजिए, सोचिए कि आप जर्मनी के किसी एक स्कूल के विद्यार्थी हैं। सोचिए कि स्कूल में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, वो यहूदी हैं। सोचिए कि उन यहूदियों के साथ वैसा ही हो रहा है जैसा कि हमने पढ़ा है, और आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे? इस बारे में एक हमें निबंध लिखना है कि आपकी क्या भावना है जब यहूदियों को देश से निकाला जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, तो आप क्या सोच रहे थे अपने यहूदी दोस्तों के बारे में। तो बेहद अच्छे तरीके से लिखने की मैंने कोशिश की है। आज स्कूल में मन नहीं लग रहा, यानी कि हम स्कूल में बैठे हैं और अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं और हम जर्मनी में, ओके। तो उस वक्त की क्या फीलिंग रही होगी? सॉरी, आज स्कूल में मन नहीं लगा, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दोस्त बात कर रहे थे यहूदियों को देश से निकाला जाएगा। ऐसा ही कुछ मजाक भरा लहजा मेरी टीचर का था। अब तो स्कूल में नई किताबें भी आ गई और उन किताबों में भी लिखा है यहूदी अच्छे नहीं होते। हमें पढ़ाया जा रहा है यहूदियों से दूर रहो, हमें सिखाया जा रहा है यहूदियों से घृणा करो, हमें रटाया जा रहा है यहूदी हमारे शत्रु हैं, हमें समझाया जा रहा है कि देश की बर्बादी का कारण यहूदी है। लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगता। कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छे या बुरे लोग होते हैं। बुरे लोग किसी भी धर्म के हो सकते हैं और बुरे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो यहूदी हैं, जो बहुत अच्छे हैं। जब उनके साथ हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, कभी नहीं लगता वह हमसे अलग है। बस इतना लगता है कि वह भी हमारे देश के हैं। कभी भी कोई भी धर्म किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। सबका एक ही संदेश होता है, सबसे प्रेम कीजिए। मानव से प्रेम ईश्वर से प्रेम है। यह देश हम सब का है और हम सब इस देश के हैं। मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही देश के निवासी हैं। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपने दोस्तों के बारे में अफवाहों को सुनकर। मेरा दिल कह रहा है अगर अब हम खामोश रहे तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितने कि अपराध करने वाले। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपनों के साथ खड़ा होना चाहिए।
तो ये था एक अनुच्छेद कि अगर हम मान ले, कल्पना करना है कि अगर हम जर्मनी के स्कूल में और हमारे साथी जो यहूदी है जो बहुत अच्छे हैं और उनके साथ गलत हो रहा है, तो आप अपने पिता को कैसे बताओगे, कैसे उनको समझाओगे, कैसे उनको तैयार करोगे कि हमें उनके साथ खड़े होना है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।